हमारी फहरिस्त में एक नाम जमील अंसारी साहब का है। जमील अंसारी साहब ने VIT विलियर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आपने बीटेक किया है। इस वक्त आप दैनिक जागरण में एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीनियर मैनेजर हैं। इस वक्त आप की हैसियत यानी आपके अंडर में काम कितने बोर्ड कर रहे हैं। CBSE बोर्ड आपके अंडर में है, यूपी बोर्ड भी आपके अंडर में है और बिहार बोर्ड की कमान भी आप संभाले हुए हैं। मोहतरम सामीन किराम, हमारे ही मोहल्ले से हमारे ही बड़े भाइयों के साथ खेलने वाला एक इंसान जब 3 बोर्ड का मालिक होता है तो यकीनन उसके अंदर कोई सलाहियत होगी, उसकी मेहनत होगी, उसकी जिद्दोजहद होगी, जिसकी वजह से वो शख्स इस मुकाम पर पहुंचा है। मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम जमील अंसारी साहब से कि आप आएं और तमाम तलबा को जो इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं उनको उनकी हौसला अफजाई करें। और मैं एक बात और वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि इन 1500 बच्चों के लिए मोहतरम जमील अंसारी साहब ने दिल्ली से सफ़र करके मऊ तशरीफ़ लाए हैं। ये उनकी मोहब्बत है इन बच्चों के तई। मोहतरम जमील अंसारी साहब ने दिल्ली के अंदर बकरीद की नमाज पढ़ी, कुर्बानी भी दिल्ली के अंदर की, मगर कुर्बानी के बाद आपने फ्लाइट से आपने बच्चों की मोहब्बत में बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए दिल्ली से मऊ आए हैं। मैं अपनी तरफ से अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं और गुजारिश कर रहा हूं कि आप आएं और बच्चों की हौसला अफजाई करें। मोहतरम जमील अंसारी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल का जो प्रोग्राम था उसकी TG कुछ और थी। TG मतलब टारगेट ऑडियंस, मतलब जो आप लोग आए हैं, जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं। आज जो लोग आए हैं ये TG कुछ और है, इनकी ज़रूरियात कुछ और है। सबसे पहले यहाँ पे मौजूद रिस्पेक्टेड साबिक MP जनाब सालिम अंसारी साहब, मौलाना असद साहब, मौलाना इफ्तिखार साहब और बड़े भाई जमाल अरपन साहब, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और कहीं न कहीं इनको अपना रहबर भी मानता हूँ, क्योंकि हर इंसान को, हर कौम को ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि अगर आप अपने आप को लीड नहीं कर सकते, अपना कोई लीडर पैदा नहीं कर सकते, अपना लीडर किसी को नहीं बना सकते, तो कोई और आके आपको लीड करेगा। कोई और आपको लीडर, किसी और को आपको अपना लीडर मानना पड़ेगा। मैं आऊंगा प्रोग्राम की नवैयत पे अभी थोड़ी देर में। चूंकि मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस आर मुस्लिम टुडे, सारे लोग मुस्लिम हैं आज। मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ जाऊंगा और एक वीडियो आया था, मैं उसकी एनालिसिस आपको दूंगा। उलमा लोग भी हैं यहाँ पे कि 1400 साल से अभी तक इस दुनिया में सुपर पावर कौन लोग थे उसकी एनालिसिस करें अगर आप, तो आज चाहे हम हंस के माने या रो के माने, सुपर पावर अमेरिका है तो है। हम लाख अपनी एक्सक्यूजेस दें कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो है तो है।
उसके कुछ सालों पीछे जाइए तो कौन सुपर पावर था? दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कौन थी जिसके साम्राज्य में सूरज डूबता नहीं था? द ग्रेट ब्रिटेन। उसके और सदियों साल पीछे जाइए तो कौन सुपर पावर था? मुसलमान। तो आखिर हमारे हाथों से यह सुपर पावर होने का खिताब कैसे छिन गया? अगर इसको हम सिर्फ एक वजह अपने ऊपर लेके चलते हैं कि पहले इबादत ज्यादा होती थी, आज इबादत कम हो रही है, मेरे हिसाब से यह सही जवाब नहीं है। बाकी कंट्रीज के मुकाबले में सऊदी अरब में ज्यादा इबादत होती है। मस्जिद नबवी में, खाने काबा में कभी बंद नहीं होता, वहां 24 घंटा इबादत होती है। तो अगर इबादत ही तरक्की और सुपर पावर होने का राज है तो सऊदी अरब को सुपर पावर होना चाहिए, मगर वो नहीं है। हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते। जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो हम बिना एनालिसिस किए उस पर अपने ख्यालात जाहिर करते हैं और फतवे लगा देते हैं, और ये जानते भी नहीं कि जो हमारी ये रॉन्ग एनालिसिस है हमारी कौम को कितने 100 साल पीछे ले जाएगी, इसका अंदाजा नहीं होता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमेशा हुआ है। आप जंगे खंदक को देखिए, सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या टेक्नोलॉजी दी थी कि वी आर वीकर देन आवर एनिमी, हम अपने दुश्मन से कमजोर हैं। कैसे जीते? फारस की टेक्नोलॉजी को उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा कि हम गड्ढे खोद लेते हैं सरहद पे। वो एक टेक्नोलॉजी थी। पहले जो घोड़ों पे लड़ाइयां होती थी तो वो लड़ाई जीतता था जो अपने ताकत के दम पे घोड़े को भी काबू करता था और तलवार भी चलाता था। उसके बाद टेक्नोलॉजी आई, घोड़े को नकेल पहनाया गया, ये टेक्नोलॉजी थी। और टेक्नोलॉजी के जरिए अब ज्यादा ताकत वो अपनी तलवार वाले बाजू में लगा सकता था, ज्यादा दिमाग वो वार पे लगा सकता था, और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी से एक रस्सी के जरिए वो घोड़े को कंट्रोल कर सकता था। टेक्नोलॉजी थी वो। जर्मनी में प्रिंट प्रेस का आगाज हुआ। टर्की, कुस्तुनतुनिया जिसको हम कहते हैं, उस समय मुस्लिम का पावरफुल कंट्री था, मुसलमानों का। वहां पे फतवा लग गया कि प्रिंट प्रेस हराम है, नाजायज है, वी शुड नॉट यूज दिस। 250 साल तक ये लागू रहा, और उन 250 सालों में जो नॉलेज है, जो जानकारी है, जो रिसर्च है, वो पूरे यूरोप में फैलता गया। और सोचिए हम 250 साल तक कितना पीछे रहे। आज देखिए 90% लोग बीमार होने के बाद अंग्रेजी डॉक्टर के यहां जाना पसंद करते हैं, यूनानी डॉक्टर के पास नहीं जाते। क्यों? जबकि पुराना मेडिकल साइंस वही है। क्यों नहीं जाते? क्यों? क्योंकि जो नॉलेज था वो बांटा नहीं गया, जो नॉलेज था वो लोगों को सिखाया नहीं गया, जो नॉलेज था वो स्प्रेड नहीं किया गया। हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में ही 99% बीमारियां दौड़ती हैं। वो हमारी नब्ज को पकड़ के बीमारियां बता देते थे, वो नॉलेज हमें स्प्रेड नहीं किया गया, वो दुनिया से लेके चले गए। आज किसी को डायबिटीज है, ये बड़ी आम बीमारी है शुगर की। अगर वो पढ़ा लिखा है, चीजों को समझता है, तो वो डायबिटीज को खुद से कंट्रोल कर सकता है। नॉलेज इज देयर ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें बताई गई हैं कि वो पढ़े और समझे और जाने कि डायबिटीज मुझे कैसे नुकसान पहुंचाती है। इजिली ही कैन हैंडल, आराम से वो उसको रेगुलेट कर सकता है, वो उसको कंट्रोल कर सकता है। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है क्योंकि मैं खुद डायबिटिक हूं। ये जेनेटिक बीमारी है,
ये नस्ल दर नस्ल चलती है। मेरे वालिद साहब को थी, फिर मुझे बहुत अर्ली एज में डायबिटीज हुई। मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। नॉलेज के अभाव में, कल भी मैंने ये बात रखी थी कि अगर आपकी दिशा गलत है तो दशा जितनी भी अच्छी हो, एंड प्रोडक्ट गलत ही बनेगा। आपने स्ट्रीम गलत चुन ली, आपने अपना पैशन नहीं पहचाना, आप मेहनत करोगे, कश्ती आपके किसी गलत प्रोडक्ट पे ही जाके रुकेगी। आज जो दुनिया के टेररिस्ट जिनको कहते हैं हम, वो दिमाग से कमजोर नहीं है, रास्ता उन्होंने गलत चुना। उन्हें जो लगता है कि हम सक्सेस हो गए, अल्टीमेटली वो एक एंड प्रोडक्ट उनको जो मिलता है वो गलत है। बड़े मुजाहिदे करते हैं, आसान नहीं है जो वो टारगेट अचीव करते हैं। जब मुझे डायबिटीज हुई थी 6 साल पहले, तो मैंने डॉक्टरों के इतने चक्कर लगाए कि मैं 6-7 किलो वजन अपना लूज कर दिया। एक तो वो दवा रिकमेंड करते हैं कि ये खाओ, और ऊपर से कहते हैं कि ये चीजें खाना मत खाओ। जब हम दवा भी खाएं और खाना भी ना खाएं तो कैसे बॉडी को एनर्जी मिलेगी? मैंने देखा, बिकॉज मैंने जो मेरा बीटेक है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसमें बायोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिश्रण होता है वो। तो मैं आसानी से चीजों को समझ पाता था कि डायबिटीज है क्या। फिर मैंने कहा कि अब मैं 6 महीने में एक बार डॉक्टर को दिखाऊंगा, वो भी अपने मन से टेस्ट करा के, और इसको कंट्रोल मैं करूंगा। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने जिम ज्वाइन किया, बॉडी बनाने के लिए नहीं। ये मेरा गोल है लाइफ का कि मुझे फिट रहना है। सिर्फ 1 घंटा डेली ऑफिस से आने के बाद मैं जाता हूं और आपके ब्लड में पिछले 4 महीने से शुगर का क्या लेवल है वो एक टेस्ट से पता लग जाता है, जिसको HbA1c कहते हैं। मैं कराता हूं, अल्लाह का शुक्र है मेरा हर बार घटा हुआ आता है। और मैं अभी डॉक्टर के यहां जाता हूं तो दे नॉट बिलीविंग आई एम ए डायबिटिक पेशेंट। उन्हें भरोसा नहीं होता, मैं रिपोर्ट दिखाता हूं। तो सही चीज जानना बहुत जरूरी है। तो वो नॉलेज स्प्रेड कैसे हुआ? अगर ये लोग भी नॉलेज को स्प्रेड नहीं करते तो हम फायदा कैसे उठाते? तो नॉलेज को स्प्रेड करना बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज, आज जो प्रोग्राम के सिलसिले में हम यहां पे इकट्ठा हुए हैं, मैं आज अपनी बात को क्वेश्चन के फॉर्म में रखूंगा कि ऐसे प्रोग्राम करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है। जिसमें ऐसे प्रोग्राम में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनको क्या जरूरत है इसमें पार्टिसिपेट करने की। मैं एक मिसाल देता हूं कि आज स्कूलों में आप जाएंगे, बड़े स्कूलों में, तो उनके टीचर्स एक बात कहते हैं कि हम बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स हम पढ़ा रहे हैं इनको। मेरा उनसे सीधा सा एक सवाल है कि जिस फ्यूचर के लिए आप इनको तैयार कर रहे हैं वो फ्यूचर कौन है? वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी। किस चीज की तैयारी करा रहे हैं? फ्यूचर में क्या आने वाला है? तो बोलते हैं टेक्नोलॉजी आने वाली है। मैंने कहा आज मैं या मेरे जैसे बहुत से लोग जो कंप्यूटर का नाम नहीं सुने थे, आज हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे असातिज़ा को पता नहीं था कि आज के 15-20 साल बाद कंप्यूटर आने वाला है, उन्होंने हमें तैयार नहीं किया था। आज हम इस कंप्यूटर और लैपटॉप को आसानी से यूज कर पा रहे हैं, क्यों? हमें तो इसकी तालीम नहीं मिली थी, बट वी आर इजिली हैंडलिंग द कंप्यूटर एंड लैपटॉप इजिली। कैसे? पता यह लगा कि फ्यूचर की तैयारी कराने की जरूरत नहीं है, हर दिन अपना बेस्ट देने की जरूरत है। एक बेसिक नॉलेज जो जिस एज में जरूरत और रिक्वायर्ड है
उस एज के हिसाब से हर दिन टीचर को अपना बेस्ट देने की जरूरत है। अगर वो बेसिक नॉलेज और वो कंसेप्ट की क्लियरिटी उसके पास है तो आने वाली फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को वो हैंडल कर लेगा। क्यों पीछे भाग रहे हैं हम? इसी तरीके से इन बच्चों को अभी जो गर्मियों की छुट्टी में हम दीनी तालीम को देना चाह रहे हैं कंपटीशन के माध्यम से, इसका एक लाइव एग्जाम्पल मैं देता हूं। इसका फर्क क्या पड़ेगा अगर ये बच्चे ना लें तो? चूंकि मैंने बीटेक किया है एक बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी से, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, जहां पे दुनिया के हर लगभग सारे मुल्क के बच्चे मिलते थे। मेरी क्लास में भी कई मुल्क के बच्चे थे। रमजान का दिन जब आता था तो वो रोजा छोड़ देते थे और रोजा छोड़ने में उन्हें बिल्कुल झिझक नहीं होती थी। और अल्लाह का शुक्र है हम क्लास भी करते थे, प्रैक्टिकल भी करते थे, धूप में हॉस्टल से क्लास भी जाते थे, लेकिन हम रोजा रखते थे। बाद में जब मैंने उनसे पूछा तो बोलती है ममा ने कहा है कि बहुत वीक हो जाओगे तो रोजा मत रखो, तुम्हारी पढ़ाई पे असर होगा इसका। Should I stop for a moment because azan is going on? कुछ एक मिनट, शुक्रिया। हाँ, मैं ये बात कह रहा था कि वो बड़ी आसानी से रोजा छोड़ देते थे क्योंकि उनको घर से परमिशन होती थी। तो मुझे लगता था कि एक दो नस्ल से ऐसी ही तालीम चली आ रही इनके घरानों में। हम पौंडीचेरी अगर घूमने भी गए रमजान में तो रोजा नहीं तोड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं मदरसे में पढ़ी हुई तालीम का यह असर था कि नहीं, रमजान में रोजा नहीं छोड़ना है, गुनाह है, फर्ज है। तो ये बच्चे जो स्कूल की तालीम को लेके ऊपर जाएंगे, इनको भी वो बेसिक एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे ही देश से पढ़ा हुआ बच्चा बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, इसी जेएनयू में जाके मुर्तदी के कगार पे आ जाता है। वो बिना इस्लामी तालीम को जाने खुद इस्लाम पे सवाल खड़े करता है। तो इन बच्चों को इन कॉम्पिटिशन्स के जरिए जो हम ये नॉलेज दे रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी है। और इसका इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया कि अपने मजहब को समझने का मौका मिल रहा है इनको, ताकि जब ये बड़े हो जाएं उस समय इनके पास ये टाइम ना हो कि दुआ याद कर लें, अच्छाई और बुराई में तमीज करने के लिए गूगल पे सर्च करें। उससे पहले ही इन्हें यह ज्ञान हो जाना चाहिए, ये नॉलेज हो जाना चाहिए कि क्या जरूरी है, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत। देखिए, हर चीज के लिए मौलाना से राब्ता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिल पे हाथ रख के मसले का हल पूछिए, 90% आपके सवालों के जवाब आपका दिल दे देगा। ये सही है, ये गलत है। आपके जहन में क्यों ये बसा हुआ है? किसने ये आपको बता दिया कि कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे? कुरान खुद कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए इसको आसान बनाया है। कुछ आयतों को छोड़ के मैंने तुम्हें आसान बनाया है, मैंने तुम लोगों के लिए ये आसान बनाया है। और हम ये कह देते हैं कि हम पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। हर चीज का जो मतलब है, मफहूम है, या उसकी जो तशरीह है वो मौलाना ही करेंगे। नहीं, दो बातों का इल्म रखने वाला भी आलिम है। अगर आप दो अच्छी बातें जानते हैं तो दो बात के आलिम हैं आप। दूसरों को बताइए, बहाने नहीं चलेंगे। कल क़यामत के दिन उन दो अच्छी बातों का इल्म रखने वाला उस इल्म के प्रति जवाबदेह होगा कि ये दो अच्छी बातें तुम जानते थे, क्यों नहीं बताया दूसरों को?
तो ये रही इन बच्चों को ऐसे कंपटीशन के जरिए इन एजुकेशन से वाकिफ कराने का इंपॉर्टेंस। बहुत सारी खवातीन, हमारी मां, हमारी बहनें आई हैं, मैं उनके भी सिलसिले से मैं कुछ बात रखना चाहूंगा कि जब बच्चा, हमारे समाज में एक चलन है, अभी थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, कि जब बच्चा 9th क्लास में आता है तो उसके पढ़ाई की फिक्र हमें सताने लगती है। उससे पहले वो किस स्कूल में पढ़ता है, ऐसे ऐसे गार्जियन मिले हैं जो अपने बच्चों को स्कूल में लेने गए हैं, तो स्कूल में पूछा गया क्या नाम है, तो कहा फला। अरे फला नाम के तो कई बच्चे हैं, तो बोला किस क्लास में, पता नहीं, शायद 4 या 5 में पढ़ा था। ऐसे ऐसे गार्जियन हैं, उनको फिक्र नहीं है कि मेरी बच्ची के दिमाग का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत ही फेयर हैं, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते। दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चा, वो गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, सबको अल्लाह ताला जो दिमाग देता है उसमें कोशिकाओं का नंबर बराबर होता है। उनके दिमाग में जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, वो बिल्कुल बराबर होती है। उनके जहन का जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, वो भी 1400 सीसी होता है, बराबर होता है। किसी को अल्लाह ताला कम या ज्यादा नहीं देते। मगर जब बच्चा पैदा होता है, ये अपनी मां बहनों के सिलसिले से मैं कहूंगा कि प्लीज इस बात पे ध्यान दें, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो दिमाग होता है वो सिर्फ 50% डेवलप्ड होता है। 50% डेवलप होता है ताकि वो चीजों को महसूस कर पाए, चीजों को देखे और पहचाने। रेस्ट ऑफ द 50% ब्रेन वो डेवलप होता है धीरे धीरे। और वो कैसे डेवलप होगा, हम उसको कैसा एनवायरमेंट देते हैं, हम कैसे उसको नरिश करते हैं। इसीलिए पैदाइश के 1000 दिन तक ये बच्चे की जिंदगी में सबसे अहम दिन है। नेस्ले कंपनी है जिसका दूध बच्चों को पिलाया जाता है, नेस्ले का एक कैंपेन है फॉर 1000 डे। जैसे बहुत सारी कंपनियों के अपने स्लोग होते हैं कैंपेन के, उसी तरह इसका भी है फॉर 1000 डे। 1000 जो दिन है बच्चे की पैदाइश से लेके 1000 का दिन, वो उनकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। और बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो 90% डेवलपमेंट उसका नर्सरी क्लासेस तक हो जाता है और 98% डेवलपमेंट उसका केजी क्लासेस तक जाते जाते होता है। जो 2% बचता है जिसमें वो कॉन्सेप्ट समझता है, वो आगे की क्लासेस में होता है। और हम इन्हीं क्लासेस में बच्चों पे ध्यान नहीं देते। हमारी मां बहनों को यह समझना होगा कि जो इस्लाम ने तालीम दी है, कुछ तो वजह है जो 11 साल में नमाज फर्ज की गई है, कुछ तो लॉजिक है। देखिए, दुनिया में जो भी प्रोडक्ट है, एक मार्टिन अगरबत्ती भी खरीदने जाते हैं तो उसमें एक छोटी सी पर्ची निकलती है, कैसे इस्तेमाल करना है। हर चीज का प्रोडक्ट है, खरीदिए, उसमें है कैसे इस्तेमाल करना है, हाउ टू यूज इट। बनाने वाले ने बताया है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। हम भी अल्लाह ताला का बनाया हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई हुई एक मखलूक है, एक प्रोडक्ट है। और अल्लाह ताला ने जितने प्रोडक्ट बनाए उसमें सबसे बेहतर प्रोडक्ट हम है। तो यह बताइए कि जब छोटा सा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी उसके पैकेट में लिख के डालती है हाउ टू यूज इट, तो क्या इतना जबरदस्त प्रोडक्ट बनाने वाला इस प्रोडक्ट को जब दुनिया में लॉन्च करेगा तो क्या वो नहीं देगा कि हाउ टू यूज इट? वो नहीं बताएगा कि तुम्हें कैसे रहना है, तुम्हें अपनी जिंदगी कैसे बितानी है, दूसरों का तुम पे कितना हक है, वो नहीं बताएगा। जरूर बताएगा, क्योंकि उससे अच्छा कोई जानने वाला नहीं है। तो उसने वक्तन फवक्तन सहीफों के तौर पे
किताबों के तौर पे और आखिरी कुरान के तरीके से, कुरान के रूप में उसने अपना हाउ टू यूज इट दिया, हमें बताया हमें कि कैसे यूज करना है। मैं आपको एक एनालिसिस बताता हूं। ताहिरुल कादरी साहब, शेखुल इस्लाम, ये वॉशिंगटन में एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे। तो इन्होंने बातों बातों में कहा कि दुनिया में जितने क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो आने वाली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या बीते हुए दिन से रिलेटेड है, हमारा कुरान, हमारी हदीस हर सवालों के जवाब रखती है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने कहा है कि मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, कोई कमी नहीं है। हम हर सवालों का जवाब सिर्फ कुरान और हदीस से देने में सक्षम हैं। इस बात को कहना ही था कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट उन पे सवाल रख दिया। बोला, मौलाना आपने जो बात कही है उसके मद्देनजर मैं आपसे एक सवाल रखता हूं और पूछता हूं, क्या कुरान और हदीस की रोशनी में इसका कोई जवाब है? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल पूछिए। उन्होंने कहा कि हम रिसर्च कर रहे हैं, हम शटल के जरिए दूसरे दूसरे प्लैनेट पे जा रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में जो लाइट की वेलोसिटी है, ऐसी वेलोसिटी से क्या हम ऊपर जाएंगे, या एक वेलोसिटी अगर 1,86,000 मीटर की, किलोमीटर की डिस्टेंस को एक सेकंड में, माइल की डिस्टेंस को एक सेकंड में कवर करती है, अगर कोई आदमी 1,00,000 जो हमारी रोशनी आती है, जो साउंड लाइट वेलोसिटी है, लाइट के चलने की जो गति है वो 1,86,000 माइल्स पर सेकंड है। एक सेकंड में ये लाइट 1,86,000 माइल्स चलती है। तो मौलाना, क्या हम फ्यूचर में अगर ऐसा ढूंढ लें कि ऐसी ऐसी बहुत सारी स्पीड को एक साथ जोड़ दें, तो क्या हम ऊपर जाएंगे? इसका जवाब कुरान और हदीस में है। या क्या फ्यूचर में हम लाइट वेलोसिटी से इंसान चलेगा? हम तो रिसर्च कर रहे हैं और अभी तक सैटेलाइट पे जा चुके हैं, हमें पूरा यकीन है कि हम कर लेंगे। क्या कुरान ने इस पे कोई इंफॉर्मेशन दी है? हदीस ने कोई इस पे इंफॉर्मेशन दी है? देखिए, जब हम जानते नहीं हैं अपने दीन को, तो हमें खामोशी अख्तियार करनी पड़ती है। हम कभी कभी खामोशी अख्तियार करके ये एक्सक्यूज देते हैं कि दीन के मामले में हम कमेंट नहीं करेंगे, मगर कहीं ना कहीं हमारा खामोश रहना हमारे दीन को कमतर साबित करता है, इनकम्प्लीट साबित करता है। उन्होंने जवाब दिया कि बिल्कुल है, आप 15वें पारे में जाइए। जो हाफिज हैं, जो मौलवी हैं, जो कुरान का ज्ञान रखते हैं, मैं उनके लिए भी एक बात शेयर करना चाहूंगा कि कुरान में 15वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक आयत भेजी, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। सुबहान का लफ्ज जो कुरान में आया है, ये एक पहली ऐसी वाहिद आयत है जो सुबहान से शुरू होती है। कुरान में और कोई आयत नहीं है जो सुबहान से शुरू होती है। सुबहान पाक है वो जात। इसकी तशरीह पढ़िए कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें समझ में आए या ना आए, मैं हर बात पे कादिर हूं, मैं हर चीज पे कादिर हूं। और अल्लाह ताला ने कह दिया आदम अलैहिस्सलाम को सारी नॉलेज देने के बाद कि यही नॉलेज है जिस पे दुनिया चलेगी, मैं आपको सिखा रहा हूं, और आने वाली जिंदगी में, आने वाले टाइम में इंसान इस पे रिसर्च करेगा और मेरी वहदानियत को पहचानेगा। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, या हदीस में जो भी है, इनके जानने वाले बैठे हैं, कि दुनिया, आसमान और जमीन के बीच में जो कुछ भी है वो मैंने इंसानों के लिए बनाया। एक पत्ती की संरचना को देखिए, छोटी सी पत्ती की पतली पतली नसें हैं। अल्लाह की वहदानियत को पहचानने के लिए उसका स्ट्रक्चर काफी है। एक बार पत्ती टूट के गिर गई, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो दोबारा उसको हरी कर दे। तो उन्होंने कहा, हां, इस आयत को पढ़ा और कहा कि हां, हमारा कुरान कहता है, मल्टीपल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमारे कुरान ने दिया है, और कहा है कि रात के छोटे से अरसे में, रात के छोटे से लम्हे में
पाक है वो जात जो मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक और फिर वहां से आसमानी सफर कराया रात के छोटे से लम्हे में। और हदीस से जवाब दूं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले तो जिसको हम सवारी कहते हैं, जिसको हम प्लेन कहें, मिसाइल कहें, वो बुर्राक थी। उर्दू के जानने वाले जानते होंगे कि बुर्राक बिजली की जमा है। बर्क मतलब बिजली होता है, उर्दू में बर्क मतलब बिजली, तो बर्क की जमा है बुर्राक। तो कहा कि अगर वो ऐसी सवारी पे जाते जो सिर्फ लाइट की वेलोसिटी से चलती तो उस सवारी का नाम बर्क होता, लेकिन उस सवारी का नाम बुर्राक है, यानी बर्क की जमा है। तो मल्टीपल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमारे कुरान ने दिया है। यानी ऐसी 1,46,000 माइल्स पर सेकंड में तय की जाने वाली दूरियां एक साथ मिल गई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एकदम से उस सारी आसमानी सफर को तय कराया। और जब अपने नबी को जमीन पे भेजा तो जंजीर हिल रही थी। तो यह तो हुआ कॉन्सेप्ट, आपके सवाल का जवाब कि कुरान और हदीस हर चीज का जवाब देने के लिए काफी हैं, बशर्ते जवाब देने वाला नॉलेज रखे। दूसरी चीज, अब आइए साइंस से इस मेराज के वाक़े की तफसीर और उसकी तहकीक को जानने की कोशिश करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया का बड़ा महान वैज्ञानिक गुजरा है। उसने एक कॉन्सेप्ट दिया, कहा कि अगर कोई वस्तु, कोई आदमी लाइट की वेलोसिटी जितनी है उसकी 90% वेलोसिटी से चलना शुरू कर दे तो उसका ट्रेवल का टाइम आधा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं जमीन से अगर चांद पे जाना चाहूं, मिसाल के तौर पे मुझे 10 साल लगेंगे। आज दुनिया में जो तेज से तेज स्पीड है उसके जरिए, लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि अगर आप लाइट वेलोसिटी की 90% वेलोसिटी से भी अगर आप चलेंगे तो 5 साल में पहुंच जाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट, इसमें कोई शक नहीं है, फिजिक्स पढ़ने वाले, साइंस पढ़ने वाले रिलेटिविटी थियरी का कॉन्सेप्ट जानते होंगे जो आइंस्टीन ने दिया है। उसने कहा कि अगर कोई वस्तु लाइट की वेलोसिटी के बराबर से चलने लगेगी तो उसका ट्रेवलिंग टाइम 0 हो जाएगा, उसके लिए टाइम रुक जाएगा। तो अल्लाह ने तो बुर्राक से बुलाया था। तो जब कैसी कैसी एक नहीं न जाने कितनी 1,86,000 माइल्स चलने वाली जो स्पीड है पर सेकंड में, वैसी वैसी कितनी दूरियां एक साथ मिलकर अल्लाह के रसूल को ले गई थी, तो क्या उनके लिए टाइम 0 नहीं होगा? टाइम 0 होगा और टाइम रुक जाएगा। आइंस्टीन के कहने का मतलब था कि अगर इतनी स्पीड से कोई चलना शुरू कर दे तो उसके लिए टाइम 0 है। और अल्लाह के नबी गए और आए, अल्लाह ने टाइम को रोक दिया था। इसीलिए जब आए तो उनका बिस्तर गर्म था, जंजीर हिल रही थी। यह है हमारे इस्लामिक, बहुत सारे लोग इसको मानते हैं कि यह जर्नी स्पिरिचुअल थी। नहीं, यह जर्नी स्पिरिचुअल नहीं थी, यह जर्नी फिजिकल थी। यह जर्नी फिजिकल थी, स्पिरिचुअल नहीं थी। यह सब नॉलेज हमें तब मिलता है जब हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। क्यों? कि अगर यह कह दिया 1400 साल पहले कि मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया है, यानी कयामत तक आने वाले मसाइल के इसमें हल हैं, मगर हालात के हिसाब से हमें उसमें उनका मसला ढूंढना होगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पे पूरा भरोसा है हम सबको कि हल जरूर मिलेगा। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि हल मिला। दूसरी चीज, एक चीज हम बात करेंगे पेरेंट्स के, और मैंने एक चीज बोली थी कि कुछ तो वजह है जो 11 साल में नमाज फर्ज की गई। क्या वजह है? उससे पहले अभी नया कॉन्सेप्ट आ गया है, 3 साढ़े 3 साल में बच्चों को स्कूल में हम एडमिशन करा देते हैं। ये पूरी दुनिया में ये सिस्टम है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। मगर अगर उससे पहले
मां के साथ रहने का, मां बाप के साथ परवरिश पाने का, दीनी तालीम सीखने का अगर कुछ मकसद था तो इसलिए कहा जाता है कि मां की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। क्यों कहा गया था यह हमें नहीं समझ में आया। आज हम समझ सकते हैं इस चीज को कि जब मां अपने बच्चे को गोद में लेती है, मां अपने बच्चे को गोद में रखती है, अब्बू उसके अपने सीने से लगाते हैं, तो उनके अच्छे कैरेक्टर उस बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। ये हमें नहीं समझ में आएगा। आज हम ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लूटूथ से हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, वो डेटा न महकता है न दिखता है, मगर पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है। वो ब्लूटूथ है जिससे मां की अच्छी सीरत बच्चों में ट्रांसफर होती है। जिन कंट्रीज ने यह अपनाया कि 3-3.5 साल में मां से जुदा करके बच्चों को बस्ता लगा के स्कूल को भेज देते हैं, उन कंट्रीज का जायजा लीजिए। जब उनको जरूरत थी मां बाप की तो मां बाप ने अपने से जुदा रखा, तो जब उनका समय आता है और मां बाप को बच्चों की जरूरत है तो वो मां बाप को आश्रम में डाल देते हैं, क्योंकि जब उनको आपकी जरूरत थी आपने उनको टाइम नहीं दिया, यानी आपने अपना ब्लूटूथ उनके ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं किया जिससे आपकी अच्छी सीरत उसमें ट्रांसफर हो सके। बच्चा स्कूल में 5 घंटा 7 घंटा 8 घंटा रहता है, घर पे है, उसका लॉजिकल ब्रेन आप तेज करें। एक पेरेंट को सबसे जरूरी यह है कि वो अपने बच्चों को कुछ करता हुआ, पूरे अतवार को तो कम से कम छुट्टी है, जो बुनकर हैं उनका जब लाइट कटे तबे छुट्टी है, जो साड़ी का काम बिजनेसमैन है उनको अतवार तो कम से कम संडे तो छुट्टी है। वो अपने बच्चों को, पढ़ने वाले ये छोटे बच्चों को वो कम से कम दिन में 20 मिनट का तो टाइम दें और उनकी एक्टिविटीज पे गौर करें कि वो कर क्या रहा है, कैसे सोचता है। जब तक आप अपने बच्चों को ये कीमती 20 मिनट नहीं देंगे, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, आप उसको समझ नहीं पाएंगे, और जब तक समझ नहीं पाएंगे तब तक उसको गाइड नहीं कर पाएंगे आप। ये बिगड़े हुए बच्चे जिनसे आज हर माँ बाप परेशान है, ये टीनेजर किसी दूसरे प्लेनेट से आके नहीं बैठ गया हमारे समाज में। ये 15 साल का 18 साल का बच्चा जो माँ बाप का नाफरमान है, ये किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं आया है। ये कभी वही छोटा सा बच्चा था जिसको ये जरूरत थी कि मेरी आदतों को सुधारा जाए, मुझे गाइड किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। और जब वो टीनेजर हो गया, जब वो दरख्त मजबूत हो गया और अब हम उसको मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाएगा। जब तक उसकी शाखें नरम थी हम उनको मोड़ सकते थे, हमने नहीं मोड़ा। और जब वो बड़ा हो गया तो हम अचानक उनको मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चे टूट जाते हैं, वो शाखें टूट जाती हैं और वो बगावत पे उतर आते हैं। आज दुनिया का 99% पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति शिकायत रखता है। क्यों रखता है? तुम्ही ने तो पाल पोस के बड़ा किया है, तो शिकायत क्यों? जिम्मेदार भी आप ही हो। इसलिए अपने बच्चों की एक्टिविटीज पे ध्यान रखें, तभी आप उनको जान पाएंगे कि मेरे बच्चे में क्या हुनर है। और जब उसके हुनर को आप पहचानेंगे तो उसी लाइन में आप उसको डालेंगे। बस बच्चे का करियर गाइडेंस हो गया। मैंने कहा था कि शुरुआत में 98% ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो नर्सरी क्लास तक होता है। और जो टीचर्स यहां पे हों मौजूद, उनको सिर्फ एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि रिवाजी पढ़ाई से थोड़ा सा हटें, बच्चों को ध्यान रखें, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, उनके साथ लेन देन करें। उनको हमेशा इंस्ट्रक्शन मत दें क्लास में, ऐसे बैठो, खाना उसके साथ मत खाओ, ये होमवर्क करके आना, शोर मत करो। ये 1 वे इंस्ट्रक्शन है, ये नहीं। आप उनको कम्युनिकेट करो, इंस्ट्रक्शन मत दो। आप उनसे पूछो, उनके जवाब लो, इससे उनका डेवलपमेंट होगा। और दूसरी चीज, हाई थिंकिंग ऑर्डर स्किल डेवलप करो। इसमें टीचर को मेहनत करने की जरूरत है। आपने कहा काऊ, आपने कहा डॉग। हो सकता है एक बच्चा आपसे सवाल पूछ ले कि मैम गाय के 2 सींग होती हैं, कुत्ते के क्यों नहीं होती? दिस इज अ क्वेश्चन विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई थिंकिंग ऑर्डर स्किल। ये हाई थिंकिंग ऑर्डर स्किल में आता है।
टीचर को इसके लिए तैयार रहना होगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो बच्चे की एक स्किल से आप मजाक कर रहे हैं। और एज ए स्कूल, एज ए एजुकेशन कम्युनिटी, जो जो लोग एजुकेशन के जिम्मेदार हैं, उनको इस बात पे भी ध्यान रखना होगा कि अगर मेरा स्कूल अच्छा कर रहा है, इनका स्कूल अच्छा कर रहा है, लेकिन सिर्फ आपके स्कूल में ही पूरे समाज के बच्चे नहीं पढ़ते, तो बाकी स्कूल क्यों अगर बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उसका भी इंतजाम तक करना होगा कि हम उन बच्चों को बाकी स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। आप सिर्फ अपने स्कूल के जिम्मेदार मत बनिए, ये सोसाइटी में ये कमेटी होनी चाहिए। जैसे आज अभी आपने न्यूज पढ़ा होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट 80 के करीब स्कूलों को गोद ले रही है, उनके पावर ले रही है। तो आप भी अपनी सोसाइटी में जो एजुकेशन के जिम्मेदार हैं, वो लोग एक ऐसा निजाम बनाएं कि हम अगर सींच रहे हैं, बच्चों को कुछ अच्छा दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि 5% मेरे पास हैं, 90% दूसरों के, 95% दूसरों के पास है और वो खराब कर रहे हैं। नहीं, उनको भी हमें गाइडेंस करना होगा, उनके साथ मिलकर काम करना होगा। और जो ये कंपटीशन का माहौल, जो कंपटीशन का जीन हम अपने बच्चों में, आज छोटा सा बच्चा आया जो इस लायक भी नहीं था कि खड़ा होकर माइक को टच कर सके, चेयर पे खड़ा होकर बोल रहा था। मुझे नहीं पता कि आज से पहले मऊ में इस उम्र के बच्चों को कंपटीशन की फीलिंग दी जाती थी। ये पहली बार है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का कि उन्होंने इस बीज को बोया और इंशाअल्लाह ये बीज आने वाले 10-15 सालों में फसल बन के लहराएगा और ये रिजल्ट देगा हमें, क्योंकि ये बच्चे अभी से कंपटीशन की फीलिंग को ले रहे हैं। इनको पता है कि दूसरों की गर्दन पे पैर रखे बिना मकाम नहीं मिलने वाला, लेकिन वहां मकाम दूसरों की गर्दन पे पैर रखना आसान नहीं है। वही चीज हम इनको दे रहे हैं, वही इंजेक्शन दे रहे हैं और ये तैयार हो रहे हैं। उसके बाद मैं आऊंगा कि हमारे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, उसमें मां बाप दोनों। देखिए, मां का रोल जो है, किसी भी लेडीज से आप पूछ के देखिए कि आप एक ऐसा मौका बताइए जब आपने अपने लिए कुछ किया हो। ज्यादातर औरतों का यही जवाब हुआ, नो 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 नो, आई हैव टू केयर माई चिल्ड्रेन, आई हैव टू केयर माई हस्बैंड। जब आप खुद अपना केयर नहीं करेंगी तो आप दूसरों का केयर क्यों करेंगी? साथ साथ बच्चों के केयर के साथ साथ फैमिली के साथ साथ आप अपना भी केयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप इन्फेक्टेड हैं, आप फिजिकली फिट नहीं हैं, तो आपके बच्चे में ब्लूटूथ के जरिए वो सीरत जो पास होगी, वो भी एक ऐसा से कमतरी वाली सीरत पास होगी। इसलिए आप अपने को फिट रखें, आप अपने को अपडेट रखें, जितनी नॉलेज है उसको बच्चे के साथ पॉजिटिव वे में शेयर करें। और जो बिलीफ सिस्टम है, हम किसी चीज को मान लेते हैं, ये बनता कैसे है? ये बहुत खराबी है हमारे समाज में कि यह ऐसा है तो है। अरे अल्लाह ताला ने, जब हमने कलमा पढ़ लिया, हमने मान लिया कि है तो है, उसके बावजूद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें लॉजिकल माइंड दिया है। अगर तुम्हें कोई कुछ कहता है तो लॉजिक मांगो, पूछो कि कैसे सही है गलत है। तो हम आम जिंदगी में कैसे किसी चीज को मान लेते हैं, ऐसा है तो है। ये बिलीफ बनता कैसे है? लेट मी एक्सप्लेन यू। और हमें उस बिलीफ को चेंज कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे एक टेबल रखा हुआ है, वो टेबल 2 या 4 पैरों पे खड़ा होता है। ऐसे ही जो हमारा बिलीफ बनता है, जो विश्वास बनता है, वो ऐसे ही 3 पिलर पे खड़ा होता है। एक पिलर का नाम है तजर्बा, एक्सपीरियंस। दूसरे पिलर का नाम है रेफरेंस, हवाला। तीसरे पिलर का नाम है इंटरप्रिटेशन। आपने किस बात से क्या मतलब निकाला, उसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ये 3 पिलर हैं जिसपे ऊपर ये 3 पिलर बन गए, इसके ऊपर से एक छत पड़ेगी, उस छत का नाम है विश्वास।
उस छत का नाम है बिलीफ। और अगर आपने इन तीनों पिलर को गलत चुना है तो आपकी छत गलत बनेगी, आपकी बिलीफ गलत बनेगी और आप गलत डायरेक्शन में जाओगे। मिसाल के तौर पे आपके साथ कोई घटना हुई, आपने उससे दूसरा मतलब निकाला, आपका रिजल्ट खराब आया, आपका बच्चा कंपटीशन में सक्सेस नहीं हुआ, आपने इस घटना से दूसरा इंटरप्रिटेशन निकाला कि नहीं मेरे बच्चे में कमी है, इतना मेहनत किया सेलेक्ट नहीं हुआ, मेरे में कमी है, शायद मैं गाइड नहीं कर रहा हूं। ये गलत इंटरप्रिटेशंस निकल रही हैं। देखिए, अगर फेल होने का इंपॉर्टेंस नहीं होता तो अल्लाह ताला फेल होने की प्रक्रिया को नहीं बनाता। फेल होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में कुछ करना है तो कामयाब इंसानों के बारे में मत पढ़ो, फेल इंसानों के बारे में पढ़ो, ताकि उनकी गलतियों को जानो और आप उस गलती को रिपीट मत करना। इसी तरीके से जो मैं बात कर रहा था बिलीफ को बनाने की, पहला है तजर्बा। हो सकता है कि आपकी उम्र ज्यादा है, आपके बाल सफेद हों और उस उम्र तक आते आते आपका जो तजर्बा हो वो आपके बच्चे को गाइड करने के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए वो तजर्बा सुटेबल ना हो, लेकिन आप एज ए गार्जियन फोर्सफुली अपने तजर्बे को उस पर लगाते हैं। पहला पिलर खराब हो रहा। दूसरा पिलर हवाला, रेफरेंस। फलाने का लड़का भी गया था इलाहाबाद, 4 साल तैयारी करके आया, सेलेक्ट नहीं हुआ, जबकि वो फातिमा से पढ़ा हुआ था। तुम तो तालीमुद्दीन से पढ़े हो, तुम तो दारुल उलूम से पढ़े हो, तुम का उखाड़ लोगे। ये गलत हवाला ले रहे हैं। ही इज टेकिंग ए रॉन्ग रेफरेंस। दूसरा पिलर खराब हो रहा है। तीसरा पिलर है इंटरप्रिटेशन, बातों का गलत मतलब निकालना। अगर आपने इन चीजों का गलत मतलब निकाला, गलत हवाला लिया, गलत बिलीफ बनाया, बर्बाद। इन्हीं घटनाओं से आपने अपनी उम्र को देखा, आपको लगा कि शायद मैंने मेरी जमाने की पढ़ाई करी है, मैं अपडेटेड नहीं हूं, मेरे बच्चों की आज के कंपटीशन में जाना है तो शायद फला स्कूल के मैनेजर से मिल लूं, मैं उस बच्चे से मिल लूं जो ऑलरेडी 2 साल से कोटा में है, उससे राय ले लूं। इतना भी नहीं कर सकते तो नेट पे जाओ, बहुत सारी ऐसी साइटें हैं जो टॉपर्स के इंटरव्यू वीडियो के रूप में डालते हैं। वो टॉपर्स बताते हैं मैं कामयाब कैसे हुआ, उनको सुनो, गलत तजर्बे को मत लगाओ। और ऐसे हालात को देखो कि अगर उसके साथ, मैंने कल एक स्टोरी बताई थी जिस बच्ची का पैर कट गया था, कि उसने उन हालात में गलत इंटरप्रेट नहीं किया। उसने कहा कि अगर खुदा ने मुझे इस हालात में भी जिंदा रखा है यानी खुदा मुझसे कोई बड़ा काम करवाना चाहता है। गलत मतलब नहीं निकाला। दूसरा पिलर आपका ठीक हो गया। तीसरा पिलर 2 मैंने पहले बता दिए थे। अब उसके ऊपर जो विश्वास की, जो अकीदे की, जो बिलीफ की छत बनेगी वो बिल्कुल पक्की होगी। और उस छत के साथ आप अपनी दिशा निर्धारित करिए, आप अपना गोल निर्धारित करिए, इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होंगे। इसके बाद हम अक्सर बात करते हैं, क्योंकि इतने सारे कामों को करने के लिए एनर्जी चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। कई बार ऐसे हालात आते हैं जो हमारे मोटिवेशन पे पानी फेर जाते हैं। एक बात आप देखिए कि अगर मस्जिद में जमात आई है, मस्जिद में मौलाना तकरीर कर रहे हैं, कुरान हदीस की बातें कर रहे हैं, सहाबाओं की कुर्बानियों के बारे में बात कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पे हुए जुल्म के बारे में बता रहे हैं, उनके सब्र और तहम्मुल का जिक्र कर रहे हैं, तो उस 15 मिनट की तकरीर में आपके ईमान का लेवल वो होता है जो आप रोड पे जब चले जाएंगे तो वो ईमान का लेवल नहीं होता। उस 15 मिनट में आपके रोए खड़े होते हैं, आपके ईमान का लेवल ऊपर होता है। तो जब इस बिलीफ के साथ ऐसे लोगों की सोहबत में जाएंगे, सही चीजें लेंगे, तो आपका बिलीफ बढ़ेगा, आपका अकीदा बढ़ेगा। मेरे अब्बू थे, पढ़े लिखे नहीं थे। जब मैं मदरसा छोड़ने को बोला कि मैं भी स्कूल में पढ़ूंगा,
तो उन्होंने कहा मुझे ज्यादा इल्म नहीं है, बस मेरी एक बात मान लो, मदरसे से मुंशी कर लो, फिर जहां मन करे पढ़ना। मैंने पूछा क्यों? तो बोले मदरसे से मुंशी कर लोगे तो तुम्हारा जहन खुल जाएगा, उसके बाद जो पढ़ाई करना है करो। मैंने वही किया। वो उनकी सलाह थी, उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया कि कभी मत जाना स्कूल में। एक राय थी, उनका तजर्बा था, मैंने माना और सही था। अब इस मोटिवेशन को लेने के लिए कभी मैं सुंदर पिच्चई की बात करता हूं, कभी मैं कल वाली अरुणिमा सिन्हा की बात किया मैंने। आज मैंने दो ऐसे फनकारों को चुना है जो हमारी ही मिट्टी के पैदावार हैं। शायद आप ना जानते हो, पहला लड़का है मास्टर महफूज साहब का बेटा, जो मेरा क्लासमेट था डीएवी इंटर कॉलेज में, काशिफ महफूज। उसने काफी लंबी पढ़ाई करी, मेडिकल में वो फेल हो गया तैयारी करके। इसका मतलब ये नहीं था कि मेडिकल में फेल हो गया, डॉक्टरी में एडमिशन नहीं हुआ तो उसकी लाइफ खराब हो गई। नहीं, उसने पढ़ाई को आगे किया, उसको स्पेन जाना पड़ा, उसने रिसर्च किया और आज की दुनिया में, आज के वक्त में दुनिया की 4 बड़ी यूनिवर्सिटी से उसके पास ऑफर था। आज वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज ए न्यूरो साइंटिस्ट है। न्यूरो साइंटिस्ट है वो, हमारे ही बीच से निकला हुआ है। टॉपर नहीं था डीएवी में, नॉर्मल लड़का था। जब आया था मेरा तो मैंने कहा कि मुझे पता है कि तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हो, लेकिन मैं किसी को बताऊंगा तो वो कैसे जानेगा कि एआई क्या है, न्यूरल नेटवर्किंग क्या है। तो उसने कहा मैं तुम्हें बड़ी सीधी भाषा की बात बताऊं, मेरा काम है कि दिमाग की एक कोशिका दूसरे कोशिका से कैसे बात करती है उसकी लाइव रिकॉर्डिंग करता हूं मैं। हमारी सरजमीन का बच्चा है वो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, उसको हार्वर्ड से, कहां से उसको आया था। अमेरिका में वो इंटरव्यू दे रहा था और वहां से छोड़ के आया, ऑक्सफोर्ड ज्वाइन किया, इसी कैरुटला का बच्चा। दूसरा लड़का उसी डीएवी का पढ़ा हुआ, डॉक्टर एजाजुद्दीन साहब का बेटा लईक, बहुत भटका 12th के बाद। सबने उम्मीद छोड़ दी कि डॉक्टर साहब का लड़का बर्बाद हो गया। फाइनली वो दिल्ली गया, HCL में ज्वाइन किया एज ए कॉल सेंटर। 7-8 साल काम किया, लेकिन अपने सीखने के जज्बे को दबाया नहीं, और आज वो लड़का स्विट्जरलैंड में है। और HCL कंपनी का, आज हम मोबाइल चलाते हैं, सैमसंग का, बहुत सारे ब्रांड है, उसमें एप्पल एक आता है। तो जो उसका सिस्टम चलता है वो iMac के सिस्टम से चलता है, सॉफ्टवेयर से। iMac दुनिया का सबसे महंगा सॉफ्टवेयर है, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी iMac पे यूज होती है। लाइक उसका टेक्नीशियन है iMac का। अभी वर्ल्ड लेवल पे iMac के टेक्नीशियन की रेटिंग आई है, लाइक को नंबर 1 रेटिंग मिली है। और अगर वो चाहे, उसने कहा कि मैं अब HCL की नौकरी छोड़ दूंगा, मैं खुद अपना काम करूंगा, क्लाइंट्स हैं मुझसे सर्विस लेंगे। HCL ने कहा लाइक अगर आप हमारी नौकरी छोड़ दोगे तो पूरे स्विट्जरलैंड से HCL हम प्रोजेक्ट अपना वापस ले लेंगे कि कोई दूसरा देखने वाला नहीं है। ये होती है पूरी HCL कंपनी की एक लड़के पे डिपेंडेंसी बनी हुई है, जिसका मिलियन में बिजनेस हो रहा है स्विट्जरलैंड से। वो हमारे मऊ का है, वो हमारे डोनपुरा का है। उसने कोई बीटेक नहीं किया है, उसने नॉर्मल डीएवी से इंटर किया है, साइकोलॉजी से बीए किया है बस, और टेक्नोलॉजी हैंडल कर रहा है, वो टेक्नीशियन है वो। अभी उसने आया तो बोला जमील, मैंने सोचा था कि मैं HCL का छोड़ दूंगा और जितने क्लाइंट हैं उनका मैं डायरेक्ट काम करूंगा और HCL को बोलूंगा कि आप मुझे एज ए कंसल्टेंट रख लीजिए। मैं रात में सोया हुआ था, मैंने फिर वही बात कह रहा हूं कि बेसिक एजुकेशन अगर आपकी स्ट्रांग है, आपको एथिक्स सिखाई गई है, तो गलत करते समय वो आपको आवाज जरूर देगी। उसने कहा मैं रात को सोया हुआ था कि कल फाइनल डिसीजन ले लूंगा। मेरे दिमाग में आया कि नहीं, ये गद्दारी होगी, HCL के साथ ये गद्दारी होगी और कहीं ना कहीं मैं पूरे मुसलमानों की छवि खराब करूंगा। मैं HCL से गद्दारी नहीं करूंगा। मैं HCL की नौकरी करते हुए
अपना रियल एस्टेट का स्विट्जरलैंड में बिजनेस सेटअप करूंगा। छोटी चीजें नहीं है ये, सदियों में कोई एक ऐसा पैदा होता है। स्विट्जरलैंड में रियल एस्टेट का बिजनेस स्टैब्लिश करना आसान काम नहीं है, और उस बंदे ने ये डिसीजन लिया है। तो मेरे ख्याल से हमारे ये अपने ही बच्चे, अपने ही भाई हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत बड़ा एक सोर्स है। बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने 2 का नाम लिया, बहुत सारे लोग हैं जो यहां से बहुत अच्छे मकाम पे गए हैं। अब इसके बाद मैं आना चाहूंगा इनके जिम्मेदारान पे जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। आपको पता है इन बच्चों का बैकग्राउंड क्या है? इनमें से एक हाफिज हैं जो बहुत सारी मस्जिदों में खुतबा भी देते हैं, एक मौलवी हैं, और इनके अंदर ये जज्बा किसी किताब को लिखना और उस किताब के पहले जो फ्रंट होता है, बिल्कुल जिल्द वाला जो होता है, जो जो जो, जो रिफ्लेक्ट करता है कि किताब क्या है, जहां पे सब कुछ लिखा होता है, अपने जानकारी के हिसाब से खास तौर से रिलीजियस बुक लिखना और उसके ऊपर अपना मुसन्निफ के तौर पे अपना नाम देना बहुत बड़ा गट्स है। ये जिम्मेदारी है। इन्होंने अपना नाम दिया हुआ है, खुद किताबें बनाई, मटेरियल खुद लिया और उन सब चीजों को जाके 1500 बच्चों तक डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसकी कोई फीस नहीं, फ्री में सिलेबस, फ्री में रिसोर्स। आप पढ़िए इसको। देखिए बड़े शहरों में जो इवेंट होता है वो ऑनलाइन होता है। 2000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया, एक मेल 2000 बच्चों को एक बार चली जाएगी, कोई बात कहनी है तो। यहां 1500 बच्चे हैं, मुबारकपुर से लेके कहां कहां तक के स्कूलों में ये फिजिकली गए हैं, वर्चुअली नहीं गए, ये फिजिकली गए हैं, जाके सबसे बात किए हैं, सबको अपना 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 एजेंडा समझाए हैं, उनको कन्वे किए हैं। देखिए किसी बात को लेके कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूं, मैं वैस सर को कन्वे कर लूं, ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि शायद मैं अगर कोई बात कहूं कि ये मैं करना चाहता हूं, उसके अगेंस्ट वैस सर 5 चीजें रख दें और मैं उदास होकर चला हूं। तो किसी बात को लेके, किसी प्रोग्राम को लेके, किसी मकसद को लेके अपने बड़ों को कन्वे करना भी एक आर्ट है। इन्होंने सबको कन्वे किया और खुद पर्चे बनाए, सबके एग्जाम कंडक्ट किए, सबकी कॉपियां चेक करी और फाइनली सबका रिजल्ट हुआ। और एक मॉडर्न तरीका इस साल इन्होंने नया दिया कि हो सकता है, कल की स्पीच में सनबीम स्कूल की जो प्रिंसिपल थी उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम 90% वाले बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन अब्रॉड जाने के लिए जो 3 टेस्ट होते हैं उसमें हमारे बच्चे फेल हो जाते हैं। 98% वाला बच्चा फेल हो जाता है। क्यों? हमने उनको प्रेजेंटेशन नहीं सिखाई। आईएएस के इंटरव्यू में क्यों कट जाते हैं? ऐसा नहीं है कि आईएएस में प्री में निकालने वाले बच्चे मेंस वालों से कहीं ज्यादा तेज नहीं होते, नहीं, वो लिखित परीक्षा होती है, मेंस लिखित परीक्षा होती है, इंटरव्यू में जाके वो छट जाते हैं। क्यों? वहां पे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल देखी जाती है। आज हमारे स्कूलों में प्रेजेंटेशन का बहुत कम चलन है। आप जो जानते हैं सामने वाले को कैसे प्रेजेंट करेंगे, इनके अंदर वो कला थी। ये मदारिस के बच्चे हैं और इतना बड़ा काम कर रहे हैं, सबको कन्वे कर रहे हैं, सबकी कॉपियां और ऑनेस्टी, ईमानदारी। शायद ये किसी एक स्कूल के प्रति बायस भी हो सकते थे, 4 क्वेश्चन बता भी सकते थे, मगर मुझे जो रिपोर्ट मिली है, ये जिनके पास भी गए उन्होंने सिलेबस के अलावा क्वेश्चन पेपर की बात ही नहीं करी। किसी को कुछ पता नहीं है कि पेपर में क्या आने वाला है। इतनी ऑनेस्टी से इन्होंने एग्जाम कराया। ये लोग वाकई में बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन के मुस्तहिक हैं और आपकी दुआओं के मुस्तहिक हैं। मैंने पिछली बार कहा था कि अगली बार जब कंपटीशन हो तो हम इसके कंपटीशन का एक नया रूप देंगे। इस बार लिखित में जो बच्चे पास हुए उनमें से टॉप बच्चों को बुलाया गया और केबीसी टाइप का एक फिर एग्जाम हुआ, कौन बनेगा करोड़पति। देखा जाए कि बच्चे ने सिर्फ रटा तो नहीं था, इतने टाइम के स्लॉट में क्या इस सवाल का ये जवाब दे पाता है, फिर उसके बेसिस पे इन्होंने टॉपर्स को चुना। वाकई ये बहुत टैलेंटेड हैं। इनकी हौसला अफजाई जितनी की जाए उतनी कम है। मैं फिर यहां पे बैठे तमाम जिम्मेदार लोगों से फिर अपील करूंगा कि लोग इनकी फाइनेंशियली मदद जरूर करें।
ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैंने कहा था कि जो कंपटीशन के जीन का बीज इन्होंने बोया है वो इंशाअल्लाह आगे फसल के रूप में लहराएगा। तो मैं सबसे ये दरखास्त करूंगा कि अल्लाह पाक ने जिनको भी दौलत से नवाजा है वो इनकी फाइनेंशियली मदद जरूर करें, और उम्मीद करता हूं कि अगले साल इस कंपटीशन का कुछ नया रुख होगा और हम मऊ को कुछ नया दे पाएंगे इस कंपटीशन के जरिए। फिर से मैं मुंतजमा कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूं और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। ये थे बड़े भाई मोहतरम जमील अंसारी साहब, जो दैनिक जागरण में जोश के कॉलम में सीनियर एडिटर हैं, और तमाम सरपरस्त को, तमाम वालिदैन को और हमारे छोटे छोटे भाई जो स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं उनके अंदर जोश भरने का काम कर रहे थे, उनको हौसला दे रहे थे, उन्हें आगे बढ़ने के लिए रास्ता बता रहे थे। अगर हमारे दरमियान एक आध दो और जमील पैदा हो जाएं तो मैं ये शेर कह सकता हूँ कि मैंने जो जुल्म सहे हैं किसी मजबूरी में, मैंने जो जुल्म सहे हैं किसी मजबूरी में, मेरे बच्चे भी सहें ये ज़रूरी तो नहीं।